जय हिंद विद्यार्थियों। आज का हमारा विषय है कहानी विद्या का स्वरूप, विकास एवं उद्भव और कहानी के तत्व। आइए सबसे पहले हम कहानी का जानने का प्रयास करते हैं। साहित्य की दो प्रमुख विधाएं होती हैं, एक पद्य, एक गद्य। 19वीं सदी के आरंभ में हिंदी में गद्य विद्या के नवीनतम रूप कहानी का जन्म हुआ। कि जो कहानी का जो आरंभ हुआ है हिंदी साहित्य में वो 19वीं सदी के आसपास माना जाता है। वैसे तो कहानी का लोक कथा रूप सदियों से आम जनता में सदैव व्याप्त रहा है। हिंदी कहानीकार जानने के लिए कहानी और कथा के अंतर को जानना आवश्यक है। जो कहानी है वो सबसे पहले लोक कथा के रूप में प्रचलित थी। सदियों से हम ये सुनते आ रहे हैं। हम दादा नाना नानी के माध्यम से हम लोक कथा के बारे में जानते हैं, वह हमें इसके बारे में बताते हैं। यानी कि हमारे बड़े बुजुर्ग इस चीज़ के बारे में हमें बताते हैं। कहानी में क्षण में घटित होने वाली संवेदनाओं को प्रस्तुत करने के लिए किसी न किसी कथा का स्वयं ही प्रवेश हो जाता है। एक क्षणिक कही गई घटना या घटित हुई घटना कहानी के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। हिंदी कहानी अंग्रेजी के शॉर्ट स्टोरी तथा बंगला के गल्फ के हिंदी संस्करण के रूप में सामने आया। कि कहानी के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी, बंगला में गल्फ। कहानी कहने सुनने की आदिम परंपरा में मानव सदैव इसका प्रयोग करता आ रहा है। जो कहानी है, कहानी को कहना और सुनना तो आदिम समय से चलती आ रही है और बड़े चाव से, लगाव से या जिज्ञासा से बच्चे बूढ़े तमाम लोग इसको सुनते हैं। किंतु यह काव्यात्मक स्वरूप में अब तक प्रचलन में थी। जो कहानी का जो स्वरूप था सबसे पहले वो काव्यात्मक रूप में था, काव्य के रूप में था। लंबे समय तक वो काव्य के रूप में रहा, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हिंदी साहित्य में गद्य विद्या का विकास हुआ तो वो गद्य विद्या के रूप में प्रचलित होने लगा। भारत में कहानी विविध विषयों को लेकर काव्यात्मक के साथ जन जन में प्राचीन काल से ही प्रचलित थी। इससे धार्मिक, सामाजिक, काल्पनिक, नैतिक तथा राजा रानी आदि की मनोरंजक कथाओं को साहित्य तथा लोकगीतों में देखा जा सकता है। तो कहानी कहने की जो परंपरा है वो विशेष रूप से धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, काल्पनिक, नैतिक और राजा रानी की कहानी है जो हम सुनते आए अपने बड़े बुजुर्गों से, दादा से, नाना से, नानी से। और ये इसमें एक संदेश छिपा होता है। कभी लोकगीतों के माध्यम से जाना, कभी लोक कथाओं के माध्यम से जाना, अब हम जिससे कहानी के रूप में जानते हैं। सरस्वती पत्रिका में कहानी के लिए आख्यायिका शब्द का प्रयोग किया हुआ। उसके बाद सुदर्शन, इंदु, वैश्वकारक आदि ने भी अपनाया। मर्यादा पत्रिका में बंगला के गल्फ के अनुकरण पर कहानी के लिए गल्फ का प्रयोग किया जाता है। आइए यहाँ पर हम कहानी की परिभाषा को समझते हैं। कहानी विद्या को विविध विद्वानों ने अलग अलग दृष्टिकोण से परिभाषित किया है, जो इस प्रकार है। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग विद्वानों ने या अलग अलग साहित्यकारों ने कहानी को परिभाषित किया है, जो इस प्रकार है। प्रेमचंद के अनुसार कहानी वह ध्रुपद की तान है जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है। एक क्षण में चित्त को इतने माधुर्य से परिपूर्ण कर देता है जितना रात भर गाना सुनने से भी नहीं हो सकता। यहाँ पर प्रेमचंद जी ने कहानी को ध्रुपद की तान कहा है, जिसे में महफिल शुरू होते ही संपूर्ण प्रतिभा दिखाई देती है कहानी कहने वाले की, और एक माधुर्य गुण उत्पन्न हो जाता है। वो पूरी रात गाने सुनने के बराबर होता है। एडगर एलन पो के अनुसार कहानी वह छोटी आख्यानात्मक रचना है जिसमें एक बैठक में पढ़ा जा सके, जो पाठक पर समन्वित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखी गई हो, जिसमें उस प्रभाव को उत्पन्न करने में सहायक तत्वों के अतिरिक्त और कुछ न हो और जो अपने आप में पूर्ण हो। यहाँ पर एलन जी कहते हैं कि
कहानी एक बैठक में ही पढ़ी जा सके इतनी बड़ी होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, जो प्रभावपूर्ण हो, प्रभावी तरीके से उसका समाज में असर हो। प्लेटो के अनुसार शरीर के लिए भोजन तथा व्यायाम और मस्तिष्क के लिए कहानी तथा संगीत अति आवश्यक है। यहाँ पर प्लेटो कहते हैं जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, व्यायाम की आवश्यकता होती है, मस्तिष्क को, वैसे कहानी की भी आवश्यकता होती है, संगीत अति आवश्यक है। मतलब कहानी और संगीत अति आवश्यक है हमारे लिए। एडिसन के अनुसार जब हमें शिक्षा दीक्षा या उपदेश देना हो तब हमें कहानी की रचना करनी चाहिए। यहाँ पर एडिसन कहते हैं कि अगर हमें कोई किसी को शिक्षा देनी हो या उपदेश देना हो या कुछ समझाने के लिए अपनी बात रखनी हो तो हमें कहानी की रचना करनी चाहिए। कहानी के माध्यम से हमें अपनी बात रखनी चाहिए। सबसे अच्छा माध्यम है कहानी, शिक्षण का साधन है, प्रभावशाली माध्यम। H.G. वेल्स के अनुसार कहानी गागर में सागर होती है। अधिक बातों को कहने के लिए हमें कहानी का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब कि कम शब्दों का प्रयोग करते हुए अधिक बात को कहना, अधिक बात तक लोगों तक पहुँचाना कहानी इसका माध्यम हो सकती है। अतः लेखक उसमें एक उद्देश्य को लेकर चलता है, जिसमें एक उद्देश्य होता है तथा जैसे उद्देश्य समावस्था तक पहुँचता है कहानी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार कहानी विद्या को परिभाषित करते हुए विद्वानों ने कभी उसे ध्रुपद की तान कहा तो कभी उससे बैठक में पढ़ने जाने वाली छोटी रचना कहा, किंतु उसके स्वरूप और महत्व की उपादेयता को सभी ने एक मत से माना है। मतलब उसकी उपयोगिता को, कहानी की उपयोगिता को सभी ने माना है कि कहानी की एक उपयोगिता है, उसका प्रभाव है, जिसमें एक उपदेश, मनोरंजन, शिक्षा आदि सभी विषय शामिल होते हैं। आइए यहाँ पर हम कहानी के स्वरूप के बारे में सुनिए। कहानी के स्वरूप की चर्चा करते हुए जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, सौंदर्य की एक झलक का चित्रण करना और उसके द्वारा रस की सृष्टि करना ही कहानी का उद्देश्य है। कि सौंदर्य की एक झलक का चित्रण करना किसके माध्यम से हो सकता है? कहानी के माध्यम से। और नौ रसों की सृष्टि करना एक कहानी का उद्देश्य है। नौ रसों में देखो, उदाहरण के लिए हास्य, वीरता आदि रसों की सृष्टि कहानी के माध्यम से हो सकती है। हिंदी कथा सम्राट प्रेमचंद कहते हैं कि कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। यहाँ पर प्रेमचंद जी कहते हैं कहानी एक रचना है जो किसी जीवन के किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक अंग कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है, उसके मनोभावों को प्रस्तुत किया जा सकता है, बताया जा सकता है, जिसमें उसमें विशेष रूप से चरित्र, उसकी शैली तथा उसका विन्यास सब उसी भावों में पुष्ट हो जाते हैं, मतलब समाहित हो सकते हैं। पाश्चात्य विद्वान H.G. वेल्स कहानी के स्वरूप को इन शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि कहानी को आकार से अधिक इतना बड़ा होना चाहिए कि वह सरलता से 20 मिनट में पढ़ी जा सके। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि कहानी संक्षिप्त हो, ज़्यादा विस्तृत न हो, उसका समय सीमा 20 मिनट से अधिक न हो। इसी भाव को और संधि मानते हुए कहते हैं कि कहानी उसी को कहेंगे जो एक बैठक में सरलता से पढ़ी जा सके। मतलब कि उसे ज़्यादा विस्तृत रूप नहीं देना चाहिए, वो कहानी न रहे, तो एक उपन्यास में बदल सकती है। इसलिए कहानी संक्षिप्त और अधिक से अधिक 20 मिनट तक की होनी चाहिए, जो एक बैठक में सुनी जा सके या कही जा सके। मानव के अनुभूतियों तथा संघर्षों को कहानीकारों ने समसामयिकता के धरातल पर जीवंत रूप में प्रस्तुत किया है। कहानी का स्वरूप मानव की अनुभूतियों, विद्रोह, संघर्षों तथा कठिन समस्याओं से अनुसूत होकर आकार ग्रहण करता है। कहानी शिक्षा, सूचना, मनोरंजन तथा ज्ञान से आगे बढ़ते हुए मानव जीवन के त्रासदी के वितरण का उत्तम माध्यम बन चुकी है। कहानियों में युगांत रूप, बोध, तर्क, चिंतन तथा समस्याओं से मुक्ति पथ अन्वेषित करने का प्रयत्न कहानीकार करते हैं। कहानी एक ऐसा माध्यम है कि कहानीकार अपनी बातों को पाठकों तक पहुंचाने के लिए या जनता तक या समाज तक पहुंचाने के लिए कहानी को चुनते हैं, जिसमें वो अपने तर्क, बोध, चिंतन और समस्याएं आदि समाहित करते हैं।
हिंदी में कहानी की मूल प्रतिस्थापना का विकसित स्वरूप कमी देखने में आता है। यही कारण है कि आलोचक हिंदी कहानी के स्वरूप को अलग अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं या उसकी व्याख्या करते हैं। कहानी के तत्व, आइए यहाँ पर हम कहानी के तत्वों को समझते हैं। कहानी के मुख्य 6 तत्व होते हैं। पहला तत्व कथावस्तु। कहानी की कथावस्तु प्राय संक्षिप्त होनी चाहिए। कहने का अर्थ है कहानी विस्तृत नहीं होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए, वह संक्षिप्त होनी चाहिए। कहानी के कथानांक में आरंभ, विकास, कौतूहल, चरम सीमा एवं अंत का अलग अलग पड़ाव होते हैं, लेकिन ये कथानांक के अनिवार्य तत्वों के परिचायक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक कहानी में इन समग्र तत्वों की अनुभूति हो यह आवश्यक नहीं है। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि कथावस्तु संचित हो, उसका आरंभ, विकास, कौतूहल, चरम सीमा, ये इस कहानी के बिंदु होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहानी में सारे ही समाहित हैं। अधिकतर कहानियों में कथानांक संघर्ष की स्थिति तक पहुंचकर कौतूहल जगाते हुए चरम स्थिति से होते हुए अपने अंत तक पहुंचकर समाप्त हो जाते हैं। दूसरा तत्व पात्र एवं चरित्र। किसी भी कहानी को अधिक प्रभावी बनाने के लिए पात्र और उसका चित्रण बहुत आवश्यक है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में घटना और समाज से अधिक व्यक्ति को प्रधानता दिया जाता है। वर्तमान हिंदी कहानी में बुद्धिवादी तत्वों की प्रधानता के कारण यथार्थ एवं मनोवैज्ञानिक आधार पर चित्रण पर अधिक बल दिया जाता है। हम देखते हैं कि आधुनिक समय में जो समसामयिक स्थिति है उसमें पात्र एवं चरित्र पर विशेष बल दिया जा रहा है। कहानी में पात्रों के संघर्षों को विशेष महत्व दिया जाता है। कहानी अपने आकार की संक्षिप्तता के कारण पात्र के सबसे अधिक प्रभावशाली क्षण को ही प्रस्तुत कर पाते हैं। मतलब कहानी में उसी चीज को शामिल करना है, उसी क्षण को शामिल करना है किसी भी व्यक्ति के या किसी के बारे में जो कहानी है तो वो पात्र केंद्रित हो और जिसमें पात्र उस समय पात्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। पात्र केंद्रित कहानी में यथार्थ जगत का सहज चित्रण कहानी को पाठकों के पर्याप्त नजदीक पहुंचा देता है, जिससे लगे कि पाठक अपने आप को उससे रिलेट कर सके, मतलब उससे संबंधित या उसके नजदीक पहुंच सके। कहानीकार वर्णनात्मक अथवा प्रत्यक्ष शैली द्वारा पात्रों के चरित्र को उद्घाटित करती है। पात्र अपने एकांकी अथवा परस्पर वार्तालाप एवं क्रिया द्वारा अपने गुण दोषों के साथ कहानी में चित्रित होते हैं। पात्रों के चरित्र की सशक्त कहानी को प्रभावी स्वरूप प्रदान करता है। आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं, देश काल और वातावरण। यद्यपि कहानी में देश काल वातावरण के विकास के लिए विशेष स्थान नहीं होता, तथापि पात्र की मन स्थिति को समझने में इनका चित्रण सहायक होता है। उदाहरण के लिए हम जयशंकर प्रसाद की कहानी दे सकते हैं, जिसमें उनकी एक कहानी है पुरस्कार में मधुलिका की मनोस्थिति का चित्रण वातावरण के माध्यम से ही जीवंत बन पाता है। मनोवैज्ञानिक के ऐतिहासिक कहानियों में भौतिक वातावरण का सजीव चित्र पाठक और श्रोता को कहानी के जीवन चित्रण से संबंध रहता है, जिससे वो अपने आप को उस वातावरण से संबंधित कर पाते हैं और उस समय देश में क्या, उस वातावरण में क्या हो रहा था उस समय जान पाते हैं। संवाद या कथोपकथन। अब जो संवाद है उसमें देखते हैं संवाद की महत्वपूर्ण तत्व कैसे है। कहानी एक ऐसी विधा होती है जिसमें लंबे चौड़े संवाद के लिए कोई स्थान नहीं होता, मतलब कि जो अपनी बात कही जा रही है अधिक बड़े विस्तृत वाक्य में ना कही जाए, छोटे छोटे संवादों में कही जाए, छोटे छोटे वाक्यों में अपनी बातों को कह जाए, जो अधिक प्रभावी होती है, जिससे लोग उसे आसानी से समझ सकते हैं और उससे अपने आप से रिलेट कर सकते हैं। प्रेमचंद के बड़े भाई साहब में बड़े भाई के लंबे लंबे भाषणों में भी चुटिलापन दृष्टिगत होता है। प्राय कहानी में नाटकीयता या रोचकता का सृजन छोटे छोटे संवादों के माध्यम से किया जाता है, लेकिन इसलिए संवादों से शुरू होने वाली कहानियाँ पाठकों पर अधिक प्रभाव डालती है। मतलब जो छोटे छोटे जिसमें संवाद होते हैं वो कहानी पाठकों पर, पढ़ने वाले पर अधिक प्रभाव डालती है और उसमें जिज्ञासा बनी रहती है, जैसे वे शुरू करता है और अंत तक उसको पढ़ता है।
कहानी के संवाद देश काल परिस्थिति एवं पात्र अनुसार होना चाहिए। जो कहानी है तो उसमें जो संवाद होंगे या संवाद जो हैं वो देश काल परिस्थिति और पात्र के अनुसार होने चाहिए, जब भी वह कहानी अधिक प्रभावी हो। जब कहानी में संवाद रोचक, प्रभाव में वह तर्क युक्त होंगे तो कहानी की गति सहज रूप से प्रभावित होगी, मतलब कहानी अधिक रूप से प्रभाव डाल सकती है। अब जब भाषा शैली, अगला तक कहानीकार को कहानी कला में निपुण होने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी भाषा पर पूर्ण अधिकार, जो कहानी कह रहा है या कहानी को रच रहा है या लिख रहा है, तो उस व्यक्ति की कहानी पर पूर्ण पकड़ होनी चाहिए। कहानी के सभी तत्वों पर पकड़ होनी चाहिए, जिसमें विशेषकर भाषा आती है। अगर भाषा क्लिष्ट होगी या कठिन शब्द अधिक हो गए तो कहानीकार या पाठक कहानी को समझ नहीं पाएगा। तो भाषा शैली सहज हो, प्रभावी हो और ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाए जो आम बोलचाल में प्रयोग की जा रही हो। कम से अधिक कहने की कला कहानी को प्रभावी स्वरूप प्रदान करता है। कहानी की सहायता के लिए कहानीकार विषय शैली का चयन करता है। शैलियाँ जैसे कि आत्म कथात्मक, लहरी पत्रात्मक, नाट्य आदि। आखिरी उद्देश्य है कहानी का तत्व है उद्देश्य। कहानी अपने आरंभिक दौर में मनोरंजन उपदेश प्रदान हुआ करती थी, कि जो कहानी का उद्देश्य होता था शुरुआत में वो सिर्फ मनोरंजन प्रदान करना होता था। लेकिन जैसे जैसे परिवर्तनमय या समय बदला है तो कहानी का उद्देश्य भी बदला है। किंतु बदलते युग में परिवेश में उसे विविध समस्याओं दृष्टिकोण से संबंध करते हुए जीवन मूल्यों की नई स्थापनाओं की ओर मोड़ दिया है। एक कहानी में निर्मित अहमियता का होना अति आवश्यक है, या कहानी जुड़ जाती है। कहानी जब पाठकों से सीधे उद्देश्य पूर्ण हो तो वह कहानी अधिक प्रभावी होती है। आइए इसमें हम कौन कौन सी बातें में हमने प्रमुख रूप से शामिल किए उस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। पहला पॉइंट, कहानी मूलतः एक लघु आख्यान होती है जिसका विकास कार्य व्यापार की श्रृंखला के माध्यम से किया जाता है। दूसरा, अपने आधुनिक स्वरूप में हिंदी कहानी अंग्रेजी की शॉर्ट स्टोरी तथा बंगला के गल्फ के हिंदी संस्करण के रूप में विकसित विधा है। आरंभ में हिंदी कहानी विधा के लिए सरस्वती पत्रिका में आख्यायिका नाम का प्रयोग किया जाता था, लेकिन बाद में कहानी रूढ़ हो गया। अगला पॉइंट, हिंदी कहानी आरंभ से ही आदर्श और यथार्थ में मानवतावाद को प्रस्तुत करती आई है। पांचवा पॉइंट, कहानी का स्वरूप मनुष्य की अनुभूति, विद्रोह, संघर्षों तथा कठिन समस्याओं से जुट कर आकार ग्रहण करता है। छठा पॉइंट, प्रयोजन की दृष्टि से कहानी शिक्षा, सूचना, मनोरंजन तथा ज्ञान से आगे बढ़ते हुए मानवता के विवेचन तक का उत्तम माध्यम बन चुकी है। अगला पॉइंट, कहानी में युगान रूप बोध, तर्क, चिंतन तथा समस्याओं से मुक्ति का रास्ता खोजने का प्रयास किया जाता है। कहानी के कथांक में आरंभ, विकास, कौतूहल, चर सीमा एवं अंत के अलग अलग पड़ाव शामिल होते हैं। कहानी में पात्रों के संघर्षों को विशेष महत्व दिया जाता है। यदि कहानी में देश काल वातावरण के विकास के लिए विशेष स्थान नहीं होता है, तथापि पात्र की मनोस्थिति को समझने में इनका चित्रण सहायक होता है। कहानी मानव समाज के जितने निकट होती है वह पाठक या श्रोता को उतनी ही उत्कंठित करती है, क्या सो बनाती है, उन्हीं संवेदनाओं को पुष्ट करती है। अब हम हिंदी कहानी का उद्भव एवं विकास क्रम को समझते हैं। हिंदी कहानी के विकास को जानने के लिए हमें सबसे पहले कथा सम्राट प्रेमचंद की कहानी कला को आधार बनाना होगा, क्योंकि प्रेमचंद ने हिंदी कहानी को अपने अलग अलग शैलियों से पुष्ट किया है। प्रेमचंद के द्वारा रचित 300 से अधिक कहानियों ने हिंदी कहानी को समृद्धि प्रदान की है, प्रसिद्धि प्रदान कहने का अर्थ है प्रसिद्धि प्रदान की है। प्रेमचंद के द्वारा हिंदी कहानी कला को कल्पना के आकाश से उतार कर यथार्थ की धरती पर प्रतिष्ठापित किया। मतलब तो उससे पहले जो कहानियाँ लिखी जाती थी वो अधिकतर कल्पना पर आधारित होती थी। प्रेमचंद ने
इसमें यथार्थ मतलब जो चल रहा है, वास्तव में जो हो रहा है, उसको ही कहानी का विषय वस्तु बनाया। इसलिए हिंदी कहानी के विकास को प्रेमचंद को केंद्र में रखकर 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है। प्रेमचंद पूर्व युग मतलब प्रेमचंद से पहले का युग, जो सन 1901 से लेकर 1914 तक रहा है। दूसरा युग है प्रेमचंद युग, इसमें प्रेमचंद स्वयं थे, वो युग रहा है सन 1915 से सन 1936 ईस्वी तक। उसके बाद है प्रेमचंदोत्तर युग मतलब प्रेमचंद के बाद का युग, जो सन 1936 से वर्तमान काल मतलब अभी तक है। तो सबसे पहले हम प्रेमचंद पूर्व युग की पर चर्चा करेंगे। जो हिंदी साहित्य के जो आलोचक है, उन्होंने प्रथम कहानी को लेकर उनके बीच में अलग अलग मतभेद हैं, क्योंकि कहानी कला के मानदंडों के आधार पर मुंशी इंसाफ अल्लाह खां की उदयभान चरित्र तथा रानी केतकी की कहानी को पहली कहानी अधिकतर इतिहासकार मतलब साहित्यकार मानते हैं, लेकिन इसे पहली कहानी नहीं माना जाता था। उसके पक्ष में भी कई हिंदी साहित्यकार रहे हैं। भले ही रचना काल की दृष्टि से उक्त दोनों कहानियों को पहली कहानी कहा जाए, किंतु कहानी कला की दृष्टि से ये आधुनिक कहानी कला से मेल नहीं खाती है। इनकी तुलना में रेवरेंड जे न्यूटन की 1871 में रचित कहानी जमींदार का दृष्टांत हिंदी की पहली आधुनिक कहानी ठहरती है, मतलब उसको भी पहली कहानी माना जाता है। राजा प्रसाद शिव प्रसाद सितारे हिंद की कहानी, राजा भोज का सपना, किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती, आचार्य रामचंद्र की कहानी 11 वर्ष का समय और बंग महिला की कहानी दुलाई वाली आदि को आरंभिक हिंदी की प्रयोगशीला कहानियों में परिगणित किया जाता है। आधुनिक कहानी कला के आधार पर माधव स्प्रे की सन 1903 में प्रकाशित टोकरी भर मिट्टी को आलोचक हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। जिसे आपको पहले ही बताया जा चुका है कि साहित्यकारों के बीच में प्रथम कहानी को लेकर अलग अलग मतभेद रहे हैं। किसी ने रानी और इंशाअल्लाह की कहानी, रानी केतकी की कहानी को पहली कहानी माना, और किसी ने जमींदार का दृष्टांत को हिंदी की पहली कहानी माना। तो इस प्रकार से उनके बीच में अलग अलग मतभेद रहे। आइए हम इसमें प्रेमचंद से पूर्व युग में किन किन बिंदुओं पर कहानी को लेकर प्रकाश डाला गया है, इस पर इन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। प्रेमचंद की हिंदी कहानियों का स्वरूप प्राय पूर्व युग अलौकिक होता था। वे यथार्थ जगत से बहुत दूर होते थे, मतलब वो कल्पना पर अधिकतर होते थे, जिनसे यथार्थ जीवन से कोई लेना देना नहीं होता था। अधिकतर उनकी कहानी के विषय ऐसे होते थे। भाषा की दृष्टि से इस युग की कहानियों की भाषा खड़ी बोली के प्रौढ़ स्वरूप से दूर होती थी। जो अब हम हिंदी बोलचाल की भाषा प्रयोग करते हैं, खड़ी बोली प्रयोग करते हैं, उस समय इस तरह की भाषा का प्रयोग हिंदी कहानियों में नहीं किया जाता था। इस युग की कहानियों में आदर्श का प्राचुर्य होता था, मतलब अधिकतर आदर्श को मानकर ये कहानियाँ लिखी जाती थी। प्रेमचंद पूर्व युग के कहानीकारों की प्रयोग धर्मिता के कारण कहानियों में नए नए प्रयोग को देखा जा सकता है। कहानी की शुरुआत जब हुई थी, लिखने की शुरुआत जब हुई थी, तो नए नए प्रयोग कहानीकारों ने इस युग में किए हैं। उसके बाद आता है प्रेमचंद युग। हिंदी कहानी लोक में प्रेमचंद का अवतरण अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मतलब प्रेमचंद जब हिंदी कहानी के क्षेत्र में अग्रसर हुए, तो इस क्षेत्र को, इस कालखंड को हिंदी कहानी की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया। प्रेमचंद के कहानी संग्रह आरंभ में नवनिधि, सप्तशोध, प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, प्रेम तीर्थ, प्रेम पूर्णिमा तथा सप्तसुमन आदि नामों से प्रकाशित हुए। इस सबसे पहले जो प्रेमचंद के कहानी संग्रह थे, इन नामों से प्रकाशित हुए थे। उसके बाद कुछ समय के उपरांत प्रेमचंद की समस्त कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में प्रकाशित की गई। प्रेमचंद के साथ ही कई हिंदी के कार्यकार भी कहानी रचना में निम्नमगन थे। मतलब प्रेमचंद के साथ में बहुत सारे कहानीकार भी कहानियाँ लिख रहे थे, जिसमें जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन चंद्र शर्मा, गुलहरी सुंदरनाथ शर्मा, कौशिक आचार्य, चतुर्सेन शास्त्री, राजा राधिका रमन, प्रसाद सिंह, वृंदावन लाल वर्मा, गोपाल राम गहमरी, राय कृष्णदास, पदुमलाल
पन्नालाल बख्शी, पंडित ज्वाला प्रसाद शर्मा, गंगा प्रसाद श्रीवास्तव आदि कहानीकारों की कहानियाँ हिंदी की अलग अलग पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती थी। इस युग के कुछ प्रमुख कहानीकारों के योगदान को आलोचकों ने हिंदी कहानी का आधार स्तंभ माना है। चंद शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था को आधुनिक हिंदी कहानी कला की दृष्टि से सर्वोत्तम एवं पूर्ण कहानियों के श्रेणी में रखा जाता है। जो चंद शर्मा गुलेरी की जो कहानी है उसने कहा था वो हिंदी साहित्य में मील का पत्थर साबित हुई। इसके अतिरिक्त गुलेरी जी के सुखमय जीवन बुद्ध का काटा कहानी की रचना की गई। जयशंकर प्रसाद की कहानियों में राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावधारा की प्रधानता अधिक दिखाई दी। जैसे उनकी पुरस्कार कहानी है, ममता कहानी है, इंद्रजाल है, छाया है, आकाशदीप है, आंधी आदि कहानियाँ भी हम इस तरह से देख सकते हैं। प्रेमचंद हिंदी कहानी के पर्याय बन गए थे। प्रेमचंद की कहानी कला ने हिंदी कहानी जगत में कीर्तिमान स्थापित की। उनकी कहानियों में उत्तर भारतीय समाज बोलता हुआ दिखाई दिया। मतलब जो उनके जो पात्र थे अधिकतर कहानियों के वो उत्तर भारत की पृष्ठभूमि से ले गए थे। लोगों को ऐसे लगता था जैसे वो ही स्वयं उसमें भूमिका निभा रहे हैं। मतलब वो ही पात्र है जो प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में लिए है। तो वो अधिक से अधिक लोगों से कनेक्ट हो पाते थे। सदियों से पद दलित दमित उपेक्षित समाज के पिछड़े वर्ग की पीड़ा को प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में अधिक स्थान दिया। उन्होंने मात्र तदुगीन समस्याओं को ही अपने कथा साहित्य का विषय नहीं बनाया, बल्कि मानव में अंतर्निहित देव को भी सामने लाते हुए आदर्शवादी कहानियों के द्वारा समस्या के समाधान का मार्ग भी प्रशस्त किया। कहने का अर्थ है जो उनकी कहानियाँ थी वो आदर्शवादी के साथ साथ यथार्थवादी भी थी। इनकी प्रमुख कहानियों में पंच परमेश्वर, आत्माराम, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह, बुरी की उस की रात, कफन, मुक्ति पथ आदि ने हिंदी कहानी को विविध मुखी दृष्टि से कहानी के क्षेत्र में प्रतिष्ठा दिलाई। ये प्रेमचंद की कहानी है। इन कहानियों ने हिंदी साहित्य क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये कहानियाँ एक समाज में उन्होंने एक दर्पण का काम किया। समाज की रूढ़ियों पर प्रेमचंद ने अपनी विविध कहानियों के माध्यम से न केवल कुठाराघात किया बल्कि उनसे मुक्ति का मार्ग भी उन्होंने अपनी रचनाओं में चित्रित किया। उन्होंने जो समस्याएं थी उस समय जो चल रही थी समाज में उस पर कुठाराघात किया और साथ ही साथ वो उसके लिए मार्ग भी दिखाते चलते रहे। यद्यपि प्रेमचंद ने अपनी कहानियों की भाषा खड़ी बोली हिंदी को बनाया, तथापि उनकी भाषा में उर्दू के शब्दों की बहुलता देखी जा सकती है। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में हिंदी ही बोली को अपनाया, लेकिन उनकी कहानियों में अधिकतर उर्दू के शब्द देखने को मिल सकते हैं। इसका कारण ये है कि सबसे पहले जो प्रेमचंद जी थे वो उर्दू में लिखते थे, तो उसका स्पष्ट प्रभाव हम इनकी कहानियों में देख सकते हैं। यही कारण है कि विषय एवं भाषा की दृष्टि से कहानी में पाठवान श्रोताओं को प्रेमचंद अपने आसपास के लेखक प्रतीत होते हैं। ऐसे लगता है लोगों को ये जो हमारे बीच में से ही निकले हुए हैं जो हमारी समस्याओं को वो चित्रित कर रहे हैं कहानी के माध्यम से। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की कहानियों में आदर्श एवं यथार्थ का मिश्रण देखा जा सकता है। जो इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं ताई, रक्षाबंधन, माता का हृदय, चित्रशाला, कलोल, कला मंदिर आदि लगभग 300 से अधिक कहानियों का प्रणयन करते हुए उन्होंने हिंदी कहानी साहित्य को पुष्ट किया। सुदर्शन की घटना प्रधान कहानियों में मानवीय संवेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति पाठकों को सहज ही आकर्षित करती है। सुदर्शन ने अपनी कहानियों में मानवीय संवेदनाओं को अधिक बल दिया और मार्मिक अभिव्यक्ति जो उन्होंने अपनी कहानी में की है पाठकों को सहज की भूमिका में बड़ी आसान लगती है। इनकी हार की जीत, आशीर्वाद, कवि का प्रायश्चित, न्याय मंत्री आदि कहानियाँ पनघट, सुदर्शन, सुधा, तीर्थ यात्रा आदि कहानी संग्रह में संकलित हैं। बाबू गुलाब राय ने प्रेमचंद, सुदर्शन तथा कौशिक को हिंदी कहानी साहित्य के प्रेमचंद स्कूल के वृद्धि की संज्ञा से अभिहित किया है। साथ ही साथ ये कहानियाँ भी ये लेखक जो कहानीकार है ये भी प्रेमचंद के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। प्रेमचंद की ही परंपरा में आचार्य चतुर्सेन की
सफ़ेद कौवा, सिंगड़ विजय, दुखवा में कांसे कहूँ मोर सजनी, प्रेरणालाल वर्मा की शेरशाह का न्याय, कटा फटा झंडा, शरणागत, भगवती प्रसाद वाजपेयी की निंदिया लागी, मिठाई वाला, खाल, बोतल, मैना, सियाराम शरण गुप्त, उषा देवी मित्रा, राम वृक्ष बेनीपुरी आदि कहानीकारों ने हिंदी कहानी की विकास यात्रा में और पंख लगा दिए। मतलब कि प्रेमचंद युग में इन कहानीकारों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है कहानी विकास में को बढ़ाने के लिए। प्रेमचंद युगीन कहानियों की विशेषताएं इस प्रकार रही हैं, जो उसमें मुख्य बिंदु हैं, जो उसमें जो जिन वस्तुओं पर या जिन बातों पर अधिक बल दिया गया वो इस प्रकार है। इस युग की कहानियाँ आदर्श तथा यथार्थ की मिश्रित स्वरूप है। मतलब इन कहानियों में आदर्श और यथार्थ पूर्ण रूप से दिखाई देता है। मानव अंतर्मन को उद्घाटित करने वाली कहानियाँ इसमें देखी जा सकती हैं। तदुगीन स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव कहानियों में देखा जा सकता है। जो उस समय संघर्ष चल रहा था आज़ादी को लेकर, वो उस समय की कहानियों में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सामाजिक पिछड़ेपन तथा अशिक्षा को इस युग की कहानियों में प्रमुख स्वर दिया गया है कि जो समाज पिछड़ा हुआ था उसको पिछड़ेपन का कारण क्या है, क्या शिक्षा थी, तो उन बिंदुओं पर भी इस युग की कहानियों में प्रकाश डाला गया है। राजनीतिक आर्थिक बदहाली के विरुद्ध स्वर प्रेमचंद युगीन कहानियों में देखा जा सकता है। आइए अब प्रेमचंदोत्तर युग मतलब प्रेमचंद के बाद का युग पर चर्चा करते हैं। प्रेमचंदोत्तर युगीन कहानियों का परिप्रेक्ष्य भारत की स्वतंत्रता के बाद का परिदृश्य है। इस काल में भारत ही नहीं अपितु समस्त विश्व में परिवर्तन की प्रक्रिया अत्यधिक हो गई थी। एक और प्रेमचंद की यथार्थवादी प्रगतिवादी विचारों के साथ कहानियाँ लिखी जा रही थी, तो दूसरी ओर प्रसाद की भाववादी मनोवैज्ञानिक कहानियों में स्वतंत्रता के बाद जीवन संघर्ष को दर्शाया गया है। जो प्रेमचंद युग से पहले कल्पना पर आधारित जो कहानियाँ लिखी जाती थी, प्रेमचंद युग में आदर्शवादी और यथार्थवादी कहानियों पर विषयों पर कहानियाँ लिखी गई, और प्रेमचंद के बाद के युग में जो मनोवैज्ञानिक कहानियाँ जो लिखी गई हैं, जो स्वतंत्रता के बीच जो जीवन संघर्ष रहा है इसको दर्शाया गया है। आलोचकों ने प्रेमचंदोत्तर युगीन कहानियों को प्रगतिवादी तथा मनोवैज्ञानिक कहानियाँ कहा है। प्रगतिवादी कहानियाँ, जिन कहानियों में यथार्थ एवं सामाजिक जीवन का प्रत्यक्ष दर्शन है, वे प्रगतिवादी कहानियाँ कही जाती हैं। मतलब इन कहानियों में यथार्थ एवं सामाजिक जीवन का प्रत्यक्ष दर्शन, जो समाज में चल रहा है, समाज के बिंदुओं को, समाज की समस्याओं को, समाज में चल रहे संघर्षों को स्पष्ट रूप से इन कहानियों में दिखाया गया है। सन 1936 में जब प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, तो इस संघ के कहानीकार अधिकांशतः यथार्थ जगत की कहानियाँ ही प्रस्तुत करते थे। प्रगतिशील कहानीकारों में विष्णु प्रभाकर पांडे, बेचैन शर्मा उग्र, अमृतलाल नागर, उपेंद्र नाथ अश्क, रमा प्रसाद, तेलीदयाल पहाड़ी, यशपाल आदि कहानीकारों ने आर्थिक शोषण, धार्मिक अंधविश्वासों तथा सामाजिक कुरीतियों को कहानियों के केंद्र में रखा। तो समाज में पहले रहे थे उस समय अंधविश्वास या आर्थिक शोषण जो लोगों का हो रहा था, या समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई थी, उन कहानियों को केंद्र में रखकर, मतलब उन बिंदुओं को केंद्र में रखकर कहानियाँ लिखी। कहानियाँ कला के तत्वों को सर्जन के समय कहानीकार की पूरी दृष्टि पात्रों के सामाजिक संबंधों पर केंद्रित हो जाती है। प्रगतिशील कहानीकारों पर मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जो प्रगतिशील कहानीकार थे उनमें मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव दिखाई देता है उनकी कहानियों में, वो हम देख सकते हैं। मध्य वर्ग के जीवन की विसंगतियों को लेकर यशपाल ने महाराजा का इलाज, पर्दा, उत्तराधिकारी, काला आदमी, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, सच बोलने की भूल, चार आना, धर्मरक्षा आदि के माध्यम से प्रस्तुत किया है। यशपाल की प्रमुख कहानियाँ रही हैं, तो उन्होंने मध्य वर्ग की समस्याओं को अपनी कहानियों में अधिक स्थान दिया है। मानववादी विचारधाराओं, सामाजिक विषमताओं तथा निम्न वर्गीय मानव जीवन की बदहाली को उपेंद्र नाथ अश्क ने जैसे उनकी कहानियों में जैसे डाची, आकाशचारी, अंकुर, खाली डिब्बा, एक उदासीन शाम, नासुर आदि कहानियों में चित्रित किया है। रमा प्रसाद ने अपनी कहानियों में उन्मुक्त प्रेम का दर्शन दर्शाया है, जो
जो कहानियाँ इस प्रकार हैं। हिरन की आंखें, तमाशा, मोर्चा तथा राजा रानी इनकी उल्लेखनीय कहानियाँ हैं। पांडे बेचैन शर्मा उग्र की कहानियाँ उनके नाम के ही अनुसार उग्र भाव से दर्शाती हैं, जिसमें देशभक्ति, उसकी माँ, रोजक की आग आदि कहानियों में उस युग की राजनीतिक और सामाजिक विकृतियों का सजीव चित्रण देखा जा सकता है। जो समाज में राजनीतिक उथल पुथल हो रही थी, सामाजिक विकृतियाँ जो अपनी चरम सीमा पर थी, तो उनको इनकी कहानियाँ में उन बिंदुओं को या उन समस्याओं को इनकी कहानी में देखा जा सकता है। सुधारवादी दृष्टिकोण के साथ कहानीकार विष्णु प्रभाकर ने कई सशक्त कहानियाँ लिखी हैं, जैसे गृहस्थी, मेरा बेटा, रहमान का बेटा, अभाव, जज का फैसला, धरती अब भी घूम रही है, ठेका आदि कहानियों में व्यक्ति, परिवार तथा सामाजिक व्यवस्था का चित्रण देखा जा सकता है। अब आता है मनोवैज्ञानिक कहानियाँ। इसमें हिंदी के मनोवैज्ञानिक कहानीकारों ने मानव मन को केंद्र में रखकर समाज की मूल इकाई मानव की पीड़ा, त्रासदी तथा मानसिक अंतर्द्वंद का चित्रण किया है। जो मनोवैज्ञानिक कहानियों का केंद्र बिंदु रहा है, जिसमें से मुख्य रहा है मानव की पीड़ा, जो मानव समाज में या चाहे आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से या रिश्तों को लेकर जो भी पीड़ा सह रहा था, या तो उनको स्थान इन कहानियों में दिया गया है। व्यक्ति को महत्व देना आरंभ किया गया। मानव के मनोवैज्ञानिक सत्य तथा चरित्र की विशेषता को प्रमुख मानते हुए अज्ञे, जैनेन्द्र, इराचंद्र जोशी, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, प्रगति चरण वर्मा आदि कहानीकारों ने मनोवैज्ञानिक कहानियाँ लिखी। जैनेन्द्र कुमार ने मानव मन की उलझनों, समस्याओं, मानसिक दबावों तथा स्त्री पुरुष संबंधों का विश्लेषण बड़े मार्मिक तरीके से अपनी कहानियों में किया है, जिसमें से जो उनकी कहानी मुख्य रूप से रही हैं पाजेब, जाह्नवी, समाप्ति, नीलम देश की राजकन्या, जय संधि, मास्टर एक रात आदि कहानियों के माध्यम से व्यक्त किया है। मानव के अंतर्द्वंद्वों तथा उनके जीवन के रहस्यों से पर्दा हटाते हुए अज्ञे ने अपने चिंतनशील शैली में गैग्रीन, पंगोड़ा वक्ष, पुरुष का भाग्य, रोध, कोठरी की बात आदि के अतिरिक्त अज्ञे ने अमरवल्लरी, शरणागत, विपत्तिगा परंपरा आदि ऐतिहासिक विषयों को अपनी कहानियों का केंद्र बिंदु माना और कहानियाँ लिखी। मनोवैज्ञानिक कहानीकारकों में इलाचंद जोशी का नाम भी अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है। इलाचंद जोशी की पतिव्रता या पिचासी, रोगी, चरणों की दासी, मेरी डायरी के दो नीरस प्रश्न, परित्यक्ता, जारज, अनाश्रित, होली तथा धन का अभिशाप आदि कहानियाँ उल्लेखनीय रही हैं। अब आता है स्वतंत्रोत्तर कहानियाँ। स्वतंत्रता के बाद भारत में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि स्तरों पर तीव्रगामी परिवर्तन हुए, बड़े पैमाने पर उथल पुथल हुई। स्वतंत्रता के बाद लिखी गई कहानियों में विविध समस्याओं को चित्रित किया गया, जिसमें निम्न वर्गीय सचेतना का उदय, उच्च वर्गीय जीवन में विसंगतियाँ, कुंठा, नगरीय जीवन में अकेलापन, बेरोजगारी, नौकरी पेशी नारी के जीवन की समस्याएं, राजनीतिक गिरावट, परिवारों का टूटना आदि विषयों पर खूब कहानियाँ लिखी गई, जो हम अपने आज भी अपने समाज में देख सकते हैं। तो जो स्वतंत्रता के बाद जो अधिकतर कहानियाँ लिखी गई हैं, वो लोगों के बीच में से कहानियाँ आई हैं। उनमें जो भी समस्याएं कहानीकार ने देखी या महसूस की या अनुभव की, उन्हीं को अपनी कहानी का केंद्र बिंदु बनाया। स्वतंत्रोत्तर कहानियों में राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, मही सिंह, श्रीकांत वर्मा, ज्ञान रंजन, सुरेश सिन्हा, हरिशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, गिरिराज किशोर, फणेश्वर नाथ, रेणु, उषा प्रेमदा, कमल जोशी, रघुवीर सहाय, हिमांशु जोशी, अमरकांत, मनु भंडारी, निर्मल वर्मा, मार्कंडेय, विजय मोहन सिंह, रविंद्र कालिया, इब्राहिम शरीफ आदि उल्लेखनीय कहानीकार कराए हैं। अब आता है नई कहानी का युग। नई कहानी में हिंदी कहानी विधा के क्षेत्र में नई कहानी एक आंदोलन के रूप में सामने आई। इसका जन्म 1956 में माना जाता है। मतलब हिंदी कहानी का समय 1956 से माना जाता है। जो 1956 से जो कहानी लिखी गई वो नई कहानी लिखी गई।
1956 में भैरव प्रसाद गुप्ता के संपादन में नई कहानी नाम से एक पत्रिका का विशेषांक प्रकाशित हुआ। नई कहानी आंदोलन ने आलोचकों में तर्क वितर्क को जन्म दिया। तर्क वितर्क होने लगे कहानियों के माध्यम से। नई कहानी अपने स्वरूप, तथ्य एवं उद्देश्य के स्तर पर पर्याप्त वैविध्यपूर्ण है। पुराने मूल्य विश्वासों के स्थान पर नए मूल्य की प्रतिस्थापना करते हुए नई जीवन दृष्टि की व्याख्या इन कहानियों में देखी जा सकती है। भाषा, बिंब, उपमान, प्रतिमान तथा शैली आदि प्रत्येक स्तर पर नई कहानियों में नवीनता के दर्शन होते हैं। अब जो कहानियाँ लिखी जा रही थी उसमें भाषा में भी, बिंब में भी, उपमान में, प्रतिमान में, शैली में भी बहुत अधिक परिवर्तन आया और जो नाम दिया गया फिर उस युग को नई कहानी के नाम से जाना गया। इस काल में ग्रामीण तथा नगरीय परिवेश के स्तर पर विषयों को लेकर कहानियाँ लिखी गई। जो अधिकतर कहानियाँ लिखी ग्रामीण तथा नगरीय परिवेश में जो भी उथल पुथल हो रहे थे, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, पारिवारिक हो, उन पर अधिक कहानियाँ लिखी गई। फणीश्वर नाथ रेणु की ठुमरी, लाल पान की बेगम, तीसरी कसम, प्रशप्रिया, शिव प्रसाद सिंह की कहानी नीच जात, अंधेरा हंसता है, मुर्दा सराय धरा, शैलेश मटियानी की कहानियाँ हैं, प्रेत मुक्ति, माता भस्मासुर, दो मूसों का एक सूर्य, शेखर जोशी की जो कहानियाँ हैं, तर्पण, रामदास मिश्र की कहानी एक आँख एक जिंदगी, लक्ष्मी नारायण लाल की कहानियाँ हैं, माघ मेले का ठाकुर तथा मार्कंडे की हंसा चाहिए अकेला आदि कहानियों ने नया रूप प्रदान किया और नई कहानी के विकास क्रम को आगे बढ़ाया। नई कहानी आंदोलन से जुड़े कहानीकार नगरीय जीवन के बनावटीपन नई कहानी आंदोलन में जो भी कहानीकार जुड़े उन्होंने किन बिंदुओं पर, किन विषयों पर अधिक बल दिया और किसको अपना विषय बनाया, जिसमें से है नगरीय जीवन के बनावटीपन, दिखावे की जिंदगी, पारिवारिक संबंधों का बिखराव, व्यक्तित्व टूटन, कामकाजी नारी जीवन की समस्या, श्रमशील मानव के अधिकारों की सजगता, स्त्री पुरुष संबंधों में उड़वाहट तथा जीवन मूल्यों का विघटन आदि विषयों को लेकर कहानियाँ लिखी गई, जो लोगों के बीच से ही ली गई थी विषय। मोहन राकेश की वासना की छाया, काला रोजगार, मिस्टर भाटिया, मलबे का मालिक, निर्मल वर्मा की परिंदे, राय शहर में अंतर, लवर्स, मनु भंडारी की गीत का चुंबन, मछलियाँ, भीष्म शानी की सीप की दावत, खून का रिश्ता, रमेश बख्शी की आया गीत गा रही थी, अलग अलग कौन, रघुवीर शाही की प्रेमिका, सेब, श्रीकांत वर्मा की शव यात्रा कहानियाँ प्रमुख हैं। दूसरे के पैर आदि उल्लेखनीय कहानियाँ भी रही हैं। नई कहानियों में छोटे कस्बे को भी पर्याप्त स्थान मिला। कमलेश्वर की मुर्दों की दुनिया, चार घर, धर्मवीर भारती की सावित्री नंबर 2, धुआं, उल्टा, गुल की बन्नो, अगला अवतार, कृष्णा सोबती की कहानियाँ, यारों के यार, अमरकांत के डिप्टी कलेक्टर, दोपहर का भोजन, जिंदगी और जो विष्णु प्रभाकर की धरती अब भी घूम रही है, मनहर चौहान की घर घुसरा, हृदय की डेकोरेशन पीस, हिमांशु जोशी की एक बूंद पानी आदि प्रमुख कहानियाँ उल्लेखनीय रही हैं। ढोंग, भ्रष्टाचार, झूठी प्रतिष्ठा आदि पर भी कहानियाँ लिखी गई। इसमें हरिशंकर प्रसाई की ठल्ले की डायरी, पोस्टर एकता, सड़क बन रही है, शरद जोशी की रोटी और घंटी का संबंध आदि महत्वपूर्ण है। नई कहानी आंदोलन के बाद हिंदी कहानी में समांतर कहानी, सचेतन कहानी, कहानी आदि आंदोलन, जर्मन फ्रांस कहानी आंदोलन के प्रभाव स्वरूप अपने विकास पर अग्रसर रहे। इसमें कहानी सभी कहानी आंदोलन में सबसे प्रमुख कहानी आंदोलन रहा है। फ्रांसीसी साहित्य के एंटी स्टोरी मूवमेंट की प्रतिक्रिया स्वरूप आने वाला आंदोलन था ये। कहानी विसंगति बोध, जो कहानी में जो दर्शाया गया वो विसंगति बोध, ट्रांस, अकेलेपन या परिवारों का टूटना, मृत्यु बोध को आज के जीवन का यथार्थ मानकर प्रस्तुत किया गया। प्रमुख कहानियाँ रही हैं इसमें महेंद्र बल्ला की 3-4 दिन, गंगा प्रसाद विमल की अपना मरना, रविंद्र कालिया की संदल और संथाल, मनिका मोहिनी की एक मेरा दोस्त आदि प्रमुख कहानियाँ रही हैं।
उसके बाद आता है सचेतन कहानियाँ। हिंदी का एक ऐसा आंदोलन जिसमें जीवन का लगन यथार्थ पूरी सच्चाई के साथ प्रस्तुत किया गया, कुछ भी नहीं छिपाया गया, जो जैसा यथार्थ था वो जैसे यथार्थ उन कहानियों के माध्यम से किया गया। इसके जो प्रवर्तक थे वो थे महब सिंह। इसमें आम आदमी के संघर्षों को उसी की भाषा में दिखाने और समझाने के लिए सचेतन कहानी का जन्म हुआ। नई कहानी का निराशा, अवसाद, चिंता और मृत्यु बोध सचेतन कहानी में नहीं आया। इन सब का विरोध ही सचेतन कहानी का मूल बिंदु रहा है। जीवन से भागने की बजाय संघर्ष करने की प्रेरणा सचेतन कहानी की विशेषता रही है। अनायास का दर्शन, चिंतन और पलायन की प्रवृत्ति का विरोध करना सचेतन कहानी का मूल उद्देश्य रहा है। कमल जोशी, मधुकर सिंह, हिमांशु जोशी प्रसिद्ध कहानीकार, परंतु नई कहानी पर लगे आरोपों के पक्ष में ज़्यादा लोग नहीं आए। महब सिंह की जो कहानियाँ हैं, सुबह के फूल, एक लड़की शोभा, कुछ और कितने संबंध, धूप की उंगलियां के निशान आदि प्रमुख कहानियाँ रही हैं। हिमांशु जोशी की कहानियाँ हैं अर्थचक्र, जलते हुए डैने, तपस्या इत्यादि कहानियाँ का संग्रह है। उसके बाद आता है समांतर कहानी कालक्रम। कमलेश्वर इस कहानी के प्रवर्तक रहे हैं। तत्कालीन पत्रिका सारिका को आधार बनाकर कमलेश्वर ने समांतर कहानी के आंदोलन को रूप को बदला। जनता के बीच में वही जाए जो उसकी ज़रूरत है, उन विषयों पर कहानी लिखना प्रारंभ की। तत्कालीन जीवन शैली और आम आदमी की व्यथा को समांतर कहानी में लाने का प्रयास किया गया। उस समय लिखी जा रही कहानियों के साथ ही एक दूसरी धारा का आरंभ हुआ, जिसमें आम आदमी की व्यथा को और अधिक स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत किया गया। यह आंदोलन भी ज़्यादा सफल नहीं रहा। सुधा अरोड़ा, स्वदेश दीपक, गोविंद मिश्र, कामतानाथ, जितेंद्र भाटिया आदि प्रमुख इस युग के कहानीकार रहे हैं। सुधा अरोड़ा की कहानियाँ हैं बघेर, तारेश हुए, युद्ध विराम, महानगर की मैथिली, काला शुक्रवार। गोविंद मिश्र की कहानियाँ हैं नए पुराने, माँ बाप, रगड़ खाती, आत्महत्याएं, अपाहिज, खुद के खिलाफ, पगला बाबा, आसमान कितना नीला आदि कहानी संग्रह हैं। स्वदेश दीपक की कहानियाँ हैं मातम, तमाशा प्रतिनिधि, बाल भगवान, मस्खरे कभी नहीं होती आदि कहानी संग्रह। सहज कहानी। सहज कहानी के प्रवर्तक अमृत राय हैं। कहानी पान को खोज कर सहज रूप में जीवन की अभिव्यक्ति एवं उसके द्वारा जीवन की कटु सच्चाई एवं भ्रष्ट व्यवस्था को उजागर किया है। जो भी भ्रष्ट व्यवस्था हमारे समाज में थी, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, बड़ी सच्चाई के साथ इसको प्रस्तुत किया गया। संगठन तथा प्रचार के अभाव में यह आंदोलन भी जल्द ही समाप्त हो गया, इसको बढ़ावा नहीं मिला। समकालीन एवं सक्रिय कहानियाँ। समकालीन और सक्रिय कहानी के प्रवर्तक गंगा प्रसाद विमल थे। समकालीन या आधुनिकता पर विशेष जोर दिया गया इन कहानियों में, जिसमें से जो प्रमुख कहानीकार हैं चित्रा मुद्गल, धीरेन्द्र अस्थाना, रमेश बत्रा आदि। श्रीकांत वर्मा की उनके हक के लिए कहानी, राकेश वत्स की उसका हिस्सा, चित्र मुग्दल की अतिक्रमण, अंत। सक्रिय कहानी आंदोलन की विशेषता इस प्रकार रही है। सक्रिय कहानी समाज की चेतनात्मक ऊर्जा और जीवनता की प्रतीक रही हैं। आम आदमी के अंदर मचलती विद्रोह आत्मक चेतना जागृत करने वाली कहानियाँ लिखी गई। वर्तमान सामाजिक आर्थिक शोषण का विरोध मुक्त संवेदना इन कहानियों का उद्देश्य रहा है। बात आम शोषित जन, न केवल शोषण का चित्र, शोषण के कारणों का भी वर्णन इन कहानियों में किया गया, उसकी आलोचना की गई है और विद्रोहात्मक केवल सक्रिय कहानी आंदोलन को मात्र नारा मानकर लोगों ने उसमें स्वीकार नहीं किया और यह आंदोलन भी असफल रहा। जनवादी कहानी। 7वें दशक के अंतिम वर्षों में नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें से प्रभावित होकर हिंदी साहित्य में जनवादी कहानी आंदोलन का सूत्रपात हुआ, मतलब जनवादी कहानी आंदोलन का विकास हुआ। प्रारंभ में पूछ की रात और कफन जैसी कहानियों से माना गया, बाद में पर्दा, दोपहर का भोजन, खेत की दावत जैसी कहानियों
से इसका विकास हुआ। मूल वर्णनीय विषय जन सामान्य के संघर्ष का चित्रण और मार्क्सवादी उसका वैचारिक आधार रहा है। भाषा आम लोगों की बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया। जनवादी कहानी में प्रेम, संघार, प्रकृति ये सब विषय गायब रहे। जनवादी कहानी का विचार प्रधान होना शिल्प की दृष्टि से कमजोर होना था। अब जो कहानी के विकास या उद्भव विकास से संबंधित क्वेश्चन आएंगे वो इस प्रकार हो सकते हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कहानी की परिभाषा के आधार पर उसके स्वरूप की चर्चा कीजिए। कहानी के तत्वों को केंद्र में रखकर उसकी संरचना का उल्लेख कीजिए। हिंदी कहानी के उद्भव और विकास की यात्रा का वर्णन कीजिए। हिंदी कहानी आंदोलन के स्वरूप का क्रमबद्ध उल्लेख कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।